एक 5 कमरे का बंगला बना हुआ है। बंगला तो 5 कमरों का बना है, मगर उस बंगले में रहने वाले अकेले रविंद्र हैं। घर में सारी सुख सुविधाएं हैं। उन्हें कोई काम भी नहीं करना पड़ता है। खाना बनाने के लिए नौकरानी है, कहीं आने जाने के लिए घर में कार भी रखी है। रविंद्र के पास सुख सुविधाओं की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर किसी चीज की कमी है तो वो है अपनेपन की, अपने लोगों की और अपने को साथ की। बुढ़ापे में जितनी ज़रूरत अपनों की प्यार और साथ की होती है, उतनी ही किसी और चीज़ की नहीं होती। ऐसा नहीं है कि रविंद्र के बेटा बेटी या बहू नहीं है। उनके 2 बेटे हैं। एक बेटी है, एक बेटा साइंटिस्ट है और दूसरा बेटा बहुत बड़ा वकील है और बेटी बड़े से कॉलेज में प्रिंसिपल है। रविंद्र जी के तीनों ही बच्चे बहुत ही अच्छी अच्छी पोस्ट पर हैं, लेकिन एक भी बेटे या बेटी के पास अपने पिता से मिलने का समय नहीं है। दोनों बेटे और एक बेटी अपने अपने कामों में इतने व्यस्त हैं कि महीने भर में सिर्फ 2 मिनट के लिए अपने पिता से बात करते हैं, थोड़ा सा हालचाल जानते हैं और बस फोन को काट देते हैं। रविंद्र जी ने कितने ही बार अपने बेटों से कहा है, बेटा, जब से तुम्हारी माँ गई है तब से मुझे इधर अकेले अच्छा नहीं लगता। अकेला घर खाने को दौड़ता है। जब तक घर में माँ थी तब तक तो बुढ़ापे का सहारा निकल रहा था, लेकिन अब अकेले मन नहीं लगता है। मेरा तो मन करता है कि अपने बेटे बहू के पास चले जाऊं, उनके साथ अपने बची कुची जिंदगी को बिताऊं, मगर एक भी बेटा अपने बाप की बात को सीरियसली नहीं लेता। एक कान से सुनता है तो दूसरी कान से निकाल देता है। एक दिन रविंद्र जी अपने बंगले के छोटे से पार्क में बैठे हैं, अकेले बैठे बैठे चाय पी रहे हैं, लेकिन उनका दिल बहुत घबरा रहा है। आज उन्हें अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही है। आज उनकी पत्नी के गए हुए पूरे 2 साल हो गए हैं। पूरे 2 साल से वो इस घर में अकेले रह रहे हैं। इन 2 सालों में उनका एक भी बेटा या बेटी उनसे मिलने कभी नहीं आई, क्योंकि उनके पास तो अपने काम के अलावा समय ही नहीं है। बस जब माँ का देहांत हुआ था तभी 4 दिन की छुट्टी लेकर आए थे और उसके बाद वापस चले गए थे। रविंद्र सैनी बैठे बैठे सोचते हैं कि भाग्यवान, जब तुम हमारे साथ रहती थी तो यही बंगला कितना हंसता खिलखिलाता था। इसी बंगले में हमारे छोटे छोटे बच्चे खेलते थे। पूरा घर और आंगन हरा भरा रहता था। लेकिन अब तो बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं और अपने नौकरी में और व्यस्त हैं, और तुम भी मुझे छोड़ करके चली गई हो। अरे, कम से कम बुढ़ापे तक तो मेरा साथ दे देती, मगर तुम भी मुझे छोड़कर चली गई। अपनी पत्नी को याद करते करते उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने चाय का कप अंदर रसोई में लाकर रख देते हैं और अपने कमरे में आकर सोचने लगते हैं कि अकेले बुढ़ापे में जिंदगी काटना कितना मुश्किल होता है। मुझे तो अपनी जिंदगी बहुत भारी लग रही है। अरे, कम से कम बच्चे ही मुझसे बात करते रहे, मिलते रहे, और मैं तो वैसे भी बच्चों से ज़्यादा उम्मीदें नहीं करता हूँ। बस इतना चाहता हूँ कि वह मुझसे ठीक से बात कर ले, थोड़ा सा समय दे दे। इधर आ नहीं सकते हैं तो रोज कम से कम मुझसे 5 मिनट बात तो कर लिया करें। पर मेरे बच्चे मेरे लिए इतना भी समय नहीं निकाल सकते हैं। अचानक से वो फ़ोन उठा करके अपने दोनों बेटे को फ़ोन करते हैं। दोनों बेटे फ़ोन को उठा लेते हैं, मगर ये कहकर फटाफट से फ़ोन काट देते हैं कि वो अभी बिज़ी हैं, कोई ज़रूरी बात हो तो मैसेज कर देना, हम आपको फ्री होकर कॉल करेंगे। तो फिर वो अपनी बेटी को कॉल करती है, तो बेटी भी कॉलेज में होती है। वो कहती है, डैडी, अभी कॉलेज में एग्ज़ाम चल रहे हैं, मेरी ड्यूटी लगी हुई है, चेकिंग करना पड़ता है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। और बेटी भी फ़ोन को काट देती है। रविंद्र जी अपने बेटे का फ़ोन आने का इंतज़ार करने लगते हैं। पूरा हफ्ता निकल जाता है, मगर एक भी बेटा उन्हें फ़ोन नहीं करता, क्योंकि किसी भी बेटे के पास उनके लिए समय नहीं है, और जो थोड़ा बहुत समय है वो अपने परिवार और बच्चों को देते हैं। लेकिन बूढ़े पिता की तरफ तो उनका कुछ न कुछ फ़र्ज़ बनता है।
रविंद्र जी फिर से 10 दिन बाद अपने बेटे को सुबह 5 बजे ही कॉल करते हैं और कहते हैं, बेटा अभी तुम तो ऑफिस नहीं गए होगे, इसीलिए मैंने तुम दोनों को सुबह सुबह ही कॉल कर दिया जिससे बात हो जाए। बेटे बड़बड़ाते हुए बोलते हैं कि बताओ किस लिए फ़ोन किया है। पूरी नींद खराब कर दी। ऐसा भी क्या ज़रूरी काम था जो इतनी सुबह सुबह फ़ोन मिला दिया। बेटा मैं सोच रहा था कि अगले महीने दिवाली है। तुम्हारी माँ को भी गए हुए पूरे 2 साल हो गए हैं। तब से तुम लोग एक भी त्योहार पर घर नहीं आए हो। बिना बच्चों के त्योहार पर घर सूना सूना लगता है। मैं सोच रहा हूँ कि तुम इस बार दिवाली पर बच्चों को लेकर घर आ जाओ, साथ में मिलकर दिवाली मनाएंगे। छोटा बेटा चिल्लाते हुए कहता है, आपने मुझसे पूछे बिना ही कैसे सोच लिया कि मैं दिवाली पर घर आऊँगा? अरे मैं आपको बताने ही वाला था कि इधर मैं एक बहुत बड़ी सोसाइटी में अपना फ्लैट खरीद लिया है और उस घर में मेरी पहली दिवाली है, तो मैं तो आ नहीं पाऊंगा। अपने घर में ही दिवाली मनाऊंगा। आप बड़े भैया से पूछ लो, अगर वो आएंगे तो ठीक है। बेचारे रविंद्र जी मायूस हो जाते हैं और बड़े बेटे से पूछते हैं कि तुम तो आ जाओगे ना, तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं है आने में। बड़ा बेटा कहता है, मेरे ऑफिस में दिवाली पर ज़्यादा छुट्टियां नहीं हैं, सिर्फ 2 दिन की छुट्टी है और इन 2 दिनों की छुट्टी में मैं घर पे कैसे आऊँगा, क्योंकि 2-3 दिन तो आने जाने के लिए ही लग जाते हैं। इसीलिए मेरी तो मजबूरी है कि मैं घर नहीं आ पाऊँगा। रविंद्र जी फिर से मायूस हो जाते हैं। फ़ोन को सोफे में पटक कर अपनी छड़ी को उठाकर बंगले के बाहर टहलने लगते हैं। आज उन्हें अपने दोनों बेटों पर गुस्सा आ रहा था। एक भी बेटा घर आने के लिए अपने बूढ़े बाप का हाल चाल जानने के लिए तैयार नहीं है। अरे मेरी भी तो कुछ इच्छाएं हैं कि अपनी नाती पोतों से मिलूं, अपनी बेटे बहुओं के साथ रहूं, और उनके पास मेरे लिए एक दिन का भी समय नहीं है। टहलते हुए रविंद्र जी एक निर्णय लेते हैं कि बेटे नहीं आ पा रहे हैं तो क्या हुआ, उनके पास समय नहीं है तो क्या हुआ, पर मेरे पास तो समय है, मैं तो जा सकता हूँ अपने बेटे के पास। ऐसा सोचते ही उनकी आंखों में चमक आ जाती है। वो वापस से आकर अपने बेटे को फिर से फ़ोन करते हैं और बड़े बेटे से कहते हैं, बेटा तुम्हारे पास छुट्टियां नहीं हैं, समय नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन इस बूढ़े बाप के पास तो समय ही समय है। मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ। ठीक है पिताजी, आ जाइए। और उधर से अपने साथ में एक कुक और टेक केयर करने वाला ज़रूर ले आइए, क्योंकि मेरे घर में तो 4 कमरे हैं और चारों ही कमरे बटे हुए हैं, एक भी कमरा खाली नहीं है। मगर हाँ, पास के सोसाइटी में मेरा एक 2 BHK का फ्लैट है, उसमें मैं आपके लिए सारे खाने पीने की व्यवस्थाएं कर दूंगा। इसीलिए कह रहा हूँ, आप अपने साथ एक खाना बनाने वाला कुक और दवाइयों का ध्यान रखने वाला ले आइएगा, क्योंकि मेरे पास तो इतना समय नहीं होगा कि मैं आपके पास आकर आपका ध्यान रख सकूं। बेटे के बात को सुन करके रविंद्र जी तंग रह जाते हैं। सोचते हैं कि बेटे के पास जाकर भी अलग फ्लाइट में रहना है तो फिर अपना बंगला ही अच्छा है। जब उधर जाकर के बहू बेटों के साथ, नाती पोतों के साथ नहीं रह पाऊंगा तो कम से कम अपने घर में अपनी पत्नी की यादों के साथ तो रहता हूँ। मगर आज उनको अपने दोनों ही बेटों पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था और अब उनका गुस्सा इतना जल्दी शांत होने वाला नहीं था। उन्होंने अपने बेटे को सबक सिखाने की ठान ली थी। वो सोच लिया था कि आज अपने बेटे को सबक सिखा कर रहेंगे। अरे बेटे, ऐसे कौन से पोस्ट में पहुंच गए हैं जो अपने बूढ़े बाप के लिए उनके पास एक दिन का समय नहीं है। 2 साल से ऊपर हो गया, एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आए, मेरी तबीयत के बारे में नहीं पूछा, महीनों तक फ़ोन नहीं करते हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा। बच्चों के भी अपने माता पिता के प्रति कुछ फ़र्ज होते हैं। माता पिता तो अपने बेटे के प्रति सारे फ़र्ज निभाते हैं, लेकिन जब माता पिता के प्रति बच्चों के फ़र्ज निभाने की पारी आती है तो बच्चे बड़े होकर के अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और बिजी का नाम देकर फ्री होना चाहते हैं। फिर रविंद्र जी ने आज ऐसा कदम उठाया जिसकी चर्चा हर जगह होने लगी, क्योंकि रविंद्र जी अपनी बेटों के खिलाफ कोर्ट में पहुंच गए थे और आज एक बूढ़े बाप ने अपनी बेटों के खिलाफ कोर्ट में शिकायत दर्ज कर दी है।
हर कोई इस केस को सुनकर तंग था। आखिरकार रविंद्र जी का अपने बेटों से ऐसा क्या झगड़ा हो गया जो उन्होंने अपने ही बेटों पर केस कर दिया। जज साहब भी इस केस को देख करके आश्चर्यचकित थे। उसने रविंद्र जी से पूछा, आपको क्या शिकायत है अपने बेटों से? बूढ़े बाप ने कहा, मैं अपने बेटों से उनके हैसियत के हिसाब से हर महीने खर्चा चाहता हूँ। जज साहब फिर से कहते हैं कि ये तो आपका हक है, इसमें कोर्ट केस करने की क्या जरूरत है? आपके बेटे हर महीने आपको खर्चा दे देंगे। बूढ़े बाप ने फिर से कहा, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे मेरे बेटों से पैसा चाहिए। चाहे वो कम दे या ज़्यादा दे, वो उनकी मर्जी है। जज साहब रविंद्र की बात सुन करके आश्चर्यचकित होकर कहते हैं, जब आपके पास पैसों की कमी नहीं है तो फिर आप अपने बेटों से अपने लिए खर्चा क्यों मांगना चाहते हैं? बूढ़े पिता ने अपने बेटों का नाम और पता देते हुए कहा, जज साहब, क्या आप मेरे बेटे को अदालत में बुलाएंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। जब दोनों बेटे अदालत में आए तो जज साहब ने उन्हें कहा कि आपके पिताजी आपसे हर महीने खर्चा लेना चाहते हैं, चाहे वो कम ही क्यों ना हो। बेटा भी जज साहब की बात को सुनकर दंग रह जाता है। फिर अपने पिताजी की तरफ देखता है कि उन्होंने फिर ऐसा क्यों किया। मेरे पिताजी तो बहुत अमीर हैं, उनके पास बंगला है, गाड़ी है, पैसा है, तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? जज साहब ने कहा, ये अनोखी मांग तो तुम्हारी पिता की है, उन्हीं से पूछिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। बूढ़े पिता ने जज से कहा कि आप मेरे बेटे से पूछिए कि वो मुझे हर महीने 500 रुपये देगा, और वो भी अपने हाथों से, और वो इस पैसे में बिल्कुल भी देरी नहीं करेगा। जज साहब ने उन्हें से कहा कि तुम हर महीने 500 रुपये बिना किसी देरी के अपने पिता के हाथ में रखोगे। अदालत तुम्हें ये आदेश देती है। अदालत ने आदेश दिया है, बूढ़े पिता ने केस किया है, तो बेटों को तो अदालत की बात माननी ही पड़ेगी। अब वो हर महीने अपने बूढ़े पिता को अपने हाथों से 500 रुपये देने के लिए तैयार हो जाते हैं, और फिर केस उधर ही रफा दफा हो जाता है। लेकिन जज साहब के मन में एक प्रश्न बार बार आ रहा था कि ऐसी क्या वजह रही है कि जिसकी वजह से रविंद्र जी अपने बेटों से गुजारा भत्ता मांग रहे हैं, जब तो उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। अरे 500 रुपये उनके लिए क्या मायने रखती हैं, लेकिन फिर भी वो 500 रुपये अपने बेटों से मांग रहे हैं। केस खत्म हो जाने के बाद जब रविंद्र जी कोर्ट से जाने लगते हैं तो जज साहब रविंद्र जी को अपने पास बुलाकर पूछते हैं कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ कि आपने अपने बेटे के खिलाफ मुकदमा क्यों किया? आप तो बहुत अमीर हैं, अगर मुकदमा किया ही भी था तो 500 रुपये ही क्यों मांगे? पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, जज साहब, मैं अपने बेटे को देखना चाहता था। अरे मैं तो अपने बेटों का चेहरा देखने के लिए तरस गया था। मेरे दोनों ही बेटे अपने कामों में इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें अपने पिता से मिलने का समय ही नहीं है। एक जमाना गुजर गया है, उनसे नहीं मिला हूँ, और ना ही उनसे फ़ोन पर बात हो पाती है। मुझे अपने बेटों से बहुत प्यार है, इसीलिए मैंने उन पर केस किया है, क्योंकि हर महीने 500 रुपये देने की वजह से मैं उनसे मिल सकूं, उन्हें देख सकूं, और देख करके खुश हो लिया करूंगा। वैसे तो मेरे बच्चों के पास समय नहीं होता, लेकिन कोर्ट का आदेश मानने के लिए और मेरे पास पैसे देने के लिए तो वो ज़रूर आएंगे। तो मैं अपने बेटों से मिलूंगा और देख लूंगा, मन को तसल्ली हो जाएगी। बूढ़े पिता की बात को सुन करके जज साहब की आंखों में भी आंसू आ जाती है, और वो रविंद्र जी से भी कहते हैं कि आपने अगर पहले कहा भी होता तो मैं आपके दोनों बेटे को आपके ख्याल ना रखने की जुर्म में सजा भी दे देता। लेकिन बूढ़े बाप ने कहा, आप सजा कराते तो ये तो मेरे लिए और भी दुख की बात होती, क्योंकि सच में मैं अपने बेटों से बहुत प्यार करता हूँ, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि मेरी वजह से मेरे दोनों बेटे को कुछ भी सजा मिले, कि मेरे बेटे जरा भी तकलीफ में रहे। कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम जिंदगी की भागदौड़ में पैसे कमाने में इतना भी व्यस्त ना हो जाएं कि अपने परिवार का, अपने बूढ़े माँ बाप के साथ बैठने का भी समय ना निकाल पाए, उनसे मिलने का समय ना निकाल सकें। पिता का तो नाम ही ऐसा है जो हमेशा जिम्मेदारियों
और संघर्ष को सहन कर जाता है। वो हमेशा अपने परिवार की खुशियों के बारे में ही सोचता है। परिवार से दूर होकर भी अपने बच्चों को हमेशा खुशियाँ देना चाहता है। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट में जाके ज़रूर बताइएगा। और पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद।